नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ, किस दौर में हुआ और यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आए, किस मार्ग से होकर के आए, इनके आने के पीछे क्या उद्देश्य रहा था। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी जब आए तो उन लोगों ने भारतीय क्षेत्रों में किस तरह से अपना अस्तित्व को स्थापित किया, है ना। सामान्यतः आप पढ़े होंगे कि भारत में पहले पुर्तगाल, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इस तरह के कई ऐसे कंपनी हुए जो लगातार भारत में आते रहे और भारतीय राजाओं से अधिकार प्राप्त करके विभिन्न जगहों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बस्तियों को बसाते रहे, अपनी कोठी खोलते रहे। इस दौरान ये यूरोपीय कंपनी एक अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष भी करते रहे और इस संघर्ष में फाइनली ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और साथ ही साथ ये ब्रिटिश कंपनी भारत में 200 साल तक शासन किया। अंततः 1947 ईस्वी में भारतीयों का अधीन छोड़ करके भारत से उसे वापस जाना पड़ा। खैर, तो ये यूरोपीय कंपनी जो भारत में आए, आखिर किस मार्ग से होकर के आए, सबसे बड़ी सवाल यही। और ये यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या था। तो बता दें कि यूरोपीय देशों का व्यापारिक संबंध भारत में अति प्राचीन काल से चला आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आधुनिक काल में ही यूरोप के वासियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। यूनान, फारस के लोग, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, ये कई ऐसे पश्चात जगत के देश थे जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध सदैव कायम रखे थे। मध्यकाल में भी देखें तो मध्यकाल में भी ये पूर्वी जगत के लोग पश्चिमी जगत के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। लेकिन भारतीय इतिहास ही ना, पूरे विश्व में मध्यकालीन काल में एक ऐसी घटना घटी जो विश्व इतिहास की रूपरेखा बदल दी। वह घटना 1453 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य तुर्कों का अधिकार, अर्थात कहने का ये कि 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। तो ये 1453 का जो घटना है पूरे विश्व इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है। आखिर 1453 ईस्वी की घटना का क्या परिणाम निकला, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चीज को समझिए। ये देखिए, ये हमारा इंग्लैंड, ब्रिटिश देश, ये उससे नीचे आएंगे तो फ्रांस, उससे नीचे ये आएंगे तो स्पेन, उसके जस्ट आगे में देखेंगे तो पुर्तगाल। ये सारे देश भारत में व्यापार करने के लिए आतुर हो गए। बातें हैं कि आखिर
ये देश समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापारिक संबंध क्यों जोड़ा? उससे पहले भारत या पूर्वी जगत के साथ व्यापार कैसे होती थी? तो हमने आपको कहा कि पहले ये स्थलीय मार्ग से पूर्वी जगत में यूरोपीय देश के लोग व्यापार करते थे, लेकिन 1453 की घटना पूरे विश्व इतिहास को बदल डाला। क्या किया? बदल डाला। देखिए, ये भूमध्य सागर देख रहे हैं, है ना? क्या है? भूमध्य सागर। ठीक, ये कभी एक समय था कि पूरे ये वाला एरिया रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन तीसरी शताब्दी के आते आते ये रोमन साम्राज्य जो है दो भागों में बट गया। कितना भागों में बट गया? तीसरी शताब्दी के आते आते रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया और एक रोमन साम्राज्य का हिस्सा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसकी राजधानी रोम हुआ करता था। कहां? रोम हुआ करता था। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ। कहां पर? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, आधुनिक इस्तांबुल। ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य के ऊपर लगभग 477 ईस्वी के आते आते, है ना, जर्मन वासियों ने इस पर आक्रमण किया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। हमने क्या कहा कि 477 ईस्वी के आते आते जर्मन वासियों ने पश्चिमी रोमन पर आक्रमण किया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की पतन हो गई। ठीक 1000 वर्ष बाद, वही लगभग 1000 वर्ष बाद 1453, है ना, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी अब पतन हो गया, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ कि जो ये पश्चात जगत के यूरोपीय देश थे जो पूर्वी जगत में व्यापार करते थे, तो भाई बड़ा तकलीफ हुआ। अब यहां से ये सामान ले जे और इन्हें जगह 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 पर व्यापार कर देना पड़े, टैक्स देना पड़े, जिससे इन्हें बड़ा तकलीफ हो रहा था। तो 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो इस कुस्तुनतुनिया के पतन ने पूरे विश्व इतिहास के रूपरेखा को बदल डाला। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि आखिर कुस्तुनतुनिया का पतन का परिणाम क्या हुआ, है ना। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तो इसका परिणाम क्या निकला? बड़ा अच्छा परिणाम निकला है, ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझिएगा। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो इसका परिणाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास में। सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी जगत के जो व्यापारिक मार्ग था, उस मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। क्या हुआ? तुर्कों का, सबसे पहला तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है। अब जो पश्चात जगत यूरोपीय देश के व्यापारी लोग थे, वो लोग नए रास्ते की खोज करने के लिए उतावले हो गए। क्या हो गए? नए रास्ते की तलाश करना शुरू कर दिया।
समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो जो पूर्वी और पश्चात जगत को व्यापारिक मार्ग जोड़ने का काम करता था उस मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्क लोग जो है टैक्स बढ़ा दिए, जगह जगह पर कर लेने लगे। परिणामतः पश्चात जगत को क्या हुआ कि अब उसे नए मार्ग तलाश करने के लिए जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई। अब इसी दौरान भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हो गया। भौगोलिक खोजों का युग जो है आरंभ हो गया। ठीक है, मतलब नए नए मार्ग ढूंढने की तरीका अपनाने लगे लोग। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जब ये वाला एरिया पर, ये वाला क्षेत्र, इस वाला इलाका में पूर्वी रोमन साम्राज्य में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो यहां के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहां से उठ कर करके सब धीरे धीरे वेनिस और इटली में जाकर के शिफ्ट होने लगे। कहां जाने लगे? इटली और वेनिस में जाकर के शिफ्ट होने लगे। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये लोग क्यों जा रहे थे इटली और वेनिस? तो भाई इटली और वेनिस जो इलाका है वो बड़ा समृद्ध इलाका था, भूमध्य सागर के आसपास में ये बीच में था और उस समय में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बड़ा समृद्ध इलाका था। और व्यापारियों का ये स्वभाव रहा है, समृद्ध लोगों का ये स्वभाव रहा है कि अपने यहां बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोगों को शरण देते थे, है ना, संरक्षण दिए। तो ये लोग जब उठ करके इस इलाके में पहुंचे, है ना, इटली वाला इलाका में पहुंचा तो पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। क्या हुआ? अगला भौगोलिक खोज के दौरान 1453, देखिए एक घटना ने पूरे इतिहास को कैसे बदल डाला। क्या हो रहा है? तुर्कों का अधिकार हो गया पश्चिम और पूर्वी जगत के जो व्यापारिक मार्ग था उस पर, तो लोगों ने नए मार्ग की तलाश करना शुरू कर दिया, पश्चात जगत के लोग। साथ ही साथ इसी दौरान भौगोलिक खोजों का अब युग आरंभ हो गया, लोग नए नए मार्ग ढूंढ रहे हैं, कैसे पहुंचा जाए पूर्वी जगत के साथ, कैसे कनेक्शन स्थापित किया जाए। और जब उस्मानिया खलीफा, उस्मानिया लोगों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो वहां के पढ़े लिखे लोग जब उन्हें तंग करने लगे तो वो लोग उठ करके इटली चले गए और इटली में वहां से यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। क्या हो गया? पुनर्जागरण की शुरू। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, है ना। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, मतलब अब जो पौराणिक या मध्यकालीन व्यवस्थाएं थी उसे त्याग दी, उसमें गति आ गई है, लोग आधुनिक युग की तरफ प्रवेश करने लगे, है ना। देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या? जब ये लोग इटली में जाकर के बसे, है ना, इटली, और ये सवाल आपको कई बार देखने को भी मिलेगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, है ना। खैर समझिएगा, इटली बेसिकली किस जगह से हुआ मैं बताऊंगा। इटली के फ्लोरेंस नाम का एक जगह था। कहां? फ्लोरेंस। इटली के फ्लोरेंस नाम का एक जगह था, यहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण, लोगों ने तर्क वितर्क की ओर ध्यान दिया। हमने क्या कहा? पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण, प्रबोधन, प्रबोधन मतलब तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करना लोग शुरू किए। क्या किए? तर्क वितर्क करना लोग शुरू किए। किस पर? ईसाई धर्म पर।
क्योंकि यूरोप वाले एरिया में ईसाई धर्म बड़ा प्रचलित था, प्रसिद्ध था। तो यहां पर अब लोग जो है तर्क वितर्क करना शुरू कर दिए, जिसको प्रबोधन कहते हैं, है ना। अब ध्यान रखिएगा, हुआ क्या कि ईसाई धर्म, ठीक है, जो ईसाई धर्म है यह दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे? एक जो तर्क वितर्क कर रहे थे, जिसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हर एक चीज के पीछे सवाल पूछ रहे थे, उसका कारण परिणाम जानने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वो प्रोटेस्टाइन कहलाए। क्या कहलाए? प्रोटेस्टाइन कहलाए। और जो उसका मूल्य भाग बच गया, मूल धर्म में बच गया, वो कैथोलिक कहलाए। खैर, क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए। और प्रोटेस्टाइन कौन कहलाए? जो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, है ना। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हो रही है? इटली से। इटली के बेसिकली कहां से? फ्लोरेंस, ठीक है, कहां से? फ्लोरेंस। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था कि जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तो वहां से बुद्धिजीवी वर्ग लोग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग लोग जो है वो धीरे धीरे इटली वाला एरिया में, वेनिस वाला एरिया में शिफ्ट करने लगे। शिफ्ट करने के पीछे रीजन क्या रहा? तो रीजन ये रहा कि भाई इटली उस समय समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, वेनिस व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, है ना। तो समृद्ध लोगों ने इन लोगों को संरक्षण देना शुरू किया। अब वहां जाने के बाद इन लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, जिसको प्रबोधन कहते हैं। और फाइनली ये लोग जो है, एक तरफ कैथोलिक ईसाई धर्म, एक तरफ कैथोलिक और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंटाइन, है ना। तो इसका सबसे बड़ा प्रवर्तक मार्टिन लूथर हुए। कौन हुए? मार्टिन लूथर। जैसे भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर हम लोग किसको कहेंगे? जो धार्मिक क्षेत्र में तर्क वितर्क करे, धर्म सुधार आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट करे लोगों को, है ना, कथन कारण के साथ वो आगे बढ़े, उसमें हमारा आ जाएगा दयानंद सरस्वती। क्लियर? तो क्या क्या हो रहा है? 1453 के पतन का परिणाम हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? एक तरफ तुर्कों का अधिकार हो गया, कहां पर भाई? कुस्तुनतुनिया पर। और वहां से जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थी, ये वाला जो मार्ग था, इस मार्ग पर अधिकार हो गया, है ना। ये दूसरी बात, 1453 में क्या हो रहा है? अगला परिणाम, तो अब जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो लोग नए रास्ते की खोज के लिए उतावले हो गए। तीसरी बात, भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हो गया। और चौथी बात, पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई, है ना। ये 4-5 घटनाएं घटती है मात्र एक घटना के कारण। तो भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में आप देखें कि 1453 का जो डेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए, हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें भौगोलिक खोज के युग आरंभ हुआ 1453 ईस्वी, है ना। अब भौगोलिक खोज के युग के जो खोज का जो आरंभ हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या रहा? ठीक है, भौगोलिक खोज के पीछे आखिर कारण क्या रहा? तो फिर अब इसका हम लोग कारण ढूंढते हैं। भौगोलिक खोज का कारण क्या रहा? तो बस सिंपल सी समझिए, एक भौगोलिक खोज का कारण में हम लोग उसी चीज को मानेंगे कि 1453 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। इसका परिणाम हम लोग देख चुके हैं, है ना। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और वहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो लोगों ने नए मार्गों की खोज के लिए क्या किए भाई? अपना योगदान देना शुरू कर दिया, नए मार्गों की खोज के लिए उतावले हो गए।
दूसरा कारण क्या रहा इस समय में? तो नए नए भौगोलिक अंतरों का आविष्कार हो गया, है ना। नए नए अंतरों का आविष्कार हो चुका था, जो कि मार्ग को खोजने में सहायता करे। जैसे पहले लोग समुद्र में प्रवेश करते थे तो उसे पता ही नहीं चलता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि समुद्र के बीच में जाकर के लोग फंस जाते थे और वो निकल नहीं पाते थे। लेकिन इस समय के आते आते कुछ ऐसी अंतरों की खोज हुई जिसके सहायता से अब वो दिशा का पता कर सकते थे। जैसे कंपास, क्या चीज की पता कर लिया इन लोगों ने? कंपास की खोज किया। कंपास के सहायता से ये लोग जो है अब दिशा नहीं भटकते थे, है ना। कंपास की सहायता से ये लोग जो है दिशा नहीं भटकते थे। इन्हें पता था कि मैं नॉर्थ एरिया के साइड जा रहा हूं या साउथ में जा रहा हूं, ईस्ट में जा रहा हूं या वेस्ट में जा रहा हूं। तो एक ये भी कारण रहा, नए नए अंतरों का आविष्कार, है ना। और इस अंतरों के सहायता से मार्गों की खोजने में सहूलियत, समुद्र में जाने में सहूलियत। चलिए अगला, शासकों का प्रोत्साहन। एक एक बातों को ध्यान रखेगा। शासकों का प्रोत्साहन, बेसिकली इसमें दो, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भौगोलिक खोज के कारण में क्या है, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है ना। बस हर एक चीज को जानते रहिएगा, बहुत आसान है समझना, जिसके चलते लोग जो है नई मार्गों की खोज के लिए निकल पड़ते। दूसरी बात क्या है कि अब नए नए अंतरों का आविष्कार हो चुका था जैसे कंपास, और अब लोग इसके सहायता से समुद्र में जाना आसान समझते थे, क्योंकि उसे पता चलता था कि हम किस दिशा से आए और किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरा, शासकों का प्रोत्साहन, जिसमें से ज्यादातर पुर्तगाल और स्पेन दिलचस्पी दिखाए। हम लोग समझेंगे अभी, है ना। अगला अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार, एक ये भी रीजन रहा है। ठीक है, इन लोगों का लगा कि भाई अरब वाले कंट्री में जो इस्लाम धर्म का वर्चस्व है, पूर्वी जगत के साथ अगर हम संबंध स्थापित करें तो वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सकेगा, है ना। तो एक धार्मिक कारण में यह भी आ जाता है क्या कि जो ईसाई धर्म है उसकी पूर्वी जगत में प्रचार प्रसार किया जा सके। अगला रीजन क्या है? अगला रीजन यह है कि जब तुर्कों का अधिकार हो गया, है ना, तो उस क्षेत्र में अरबवासी है ना, अरब व्यापारी, अरबवासी लोग जो है इनको, तथा वेनिस के लोग, वेनिस के लोग या व्यापारी, वेनिस के लोगों या व्यापारियों को जो एकाधिकार बना है उस एकाधिकार को समाप्त करना। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमने क्या कहा कि भाई भौगोलिक खोजों के पीछे क्या क्या रीजन रहा। एक 1453 के कुस्तुनतुनिया का पतन, दूसरा नए नए अंतरों का आविष्कार, तीसरा शासकों का प्रोत्साहन, बेसिकली पुर्तगाल और स्पेन, चौथा ईसाईयत मत का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, पांचवा अरब और वेनिस का जो व्यापारिक
एकाधिकार था उन मार्गों पर या पूर्वी जगत में, उन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना एक ये भी रीजन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर ले कि आखिर भारत में लोग आए कैसे। तो बहुत आसान सा सवाल है। अब यहां से हमारा शुरुआत होता है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये वाला क्या है, इंग्लैंड है ना, ये पुर्तगीज है, सॉरी फ्रांस है, ये वाला यहां पर देखिए ये जो है ये वाला एरिया पुर्तगीज है और ये वाला स्पेन है। ठीक, तो जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो लोग नए नए मार्गों की खोज के लिए उपाय ढूंढने लगे। इस क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगीज के शासकों ने अपना साहस दिखाया और लोगों को हायर किया, नाविकों को हायर किया ताकि वो नए नए मार्गों की खोज करके पूर्वी जगत में पहुंच सके। कहने का मतलब ये है कि भारत की खोज के लिए ये लोग जो है अपने खर्च से नाविकों को हायर किया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि एक पुर्तगाली राजकुमार था जिनका नाम था हेनरी। क्या नाम था? पुर्तगाली राजकुमार है जिनका नाम है हेनरी, है ना, नाविक हेनरी। कहां के रहने वाला है? पुर्तगाल का। एक बात को समझिएगा, और ये भाई साहब पुर्तगाल से चले और चलते चलते ये अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे होते हुए ये अफ्रीका तट तक पहुंचे और इन्होंने अफ्रीकी तट की खोज की। और अफ्रीकी तट के खोज करने के बाद ये भाई साहब ने, हेनरी साहब ने एक मैप तैयार कर दिया कि यहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक, धीरे धीरे ये खोज हेनरी साहब आए और ये अफ्रीकी तट की यात्रा करते हुए अफ्रीकी तट की मैप तैयार कर लिया। इसी क्रम में एक पुर्तगाल का व्यक्ति और था, बार्थोलोमेव डियाज। नाम याद रखिएगा हर एक व्यक्ति को, बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज ने इस अफ्रीकी तट की यात्रा करते हुए ये धीरे 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 यहां पर पहुंच गया। ठीक है, कहां पर पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप। गुड होप, कई बार सवाल पूछे गए हैं कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया। ये कैप ऑफ गुड होप का जो हिंदी नाम है क्या है? उत्मासा अंतरीप। ठीक है, इसी उत्मासा को 1947 में नाम बदल करके आशा, ठीक है, क्या? आशा अंतरीप रख दिया गया। तो हमने क्या कहा कि एक हेनरी साहब हुआ, पुर्तगाल का नाविक है और ये सबसे पहले अफ्रीकी तट के चक्कर लगाते हुए अफ्रीकी तट का मैप बना दिया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि एक पुर्तगाल का व्यक्ति बार्थोलोमेव डियाज, ये भाई साहब लगभग 1487 ईस्वी में, कब? 1487 ईस्वी में अफ्रीकी तट के किनारे समुद्री मार्ग से नाविक से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसको उत्मासा अंतरीप कहते हैं। इसी को नाम बदल करके 1947 में आशा अंतरीप रख दिया गया। समझ रहे हैं? अब आगे सुनिएगा, ये भाई साहब यहां से वापस चले गए और एक
वास्को डिगामा नाम के व्यक्ति, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा नाम के व्यक्ति जो पुर्तगीज था, ये भाई साहब बार्थोलोम्यू डियाज के मार्ग को फॉलो करते हुए, वही वाला केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होते हुए, है ना, बार्थोलोम्यू डियाज के मार्ग को क्या किया, फॉलो करते हुए वो वाया केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत कालीकट पहुंच गया। कब? 1498 ईस्वी में, ठीक है। मई का महीना था, 17 मई 1498 ईस्वी में ये वाया कैप ऑफ गुड होप्स के माध्यम से भारत पहुंच गया। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है कि ये मेडागास्कर के आसपास में एक इन्हें व्यापारी मिला था, अब्दुल मनी माजिद, है ना, अब्दुल माजिद, ठीक है। तो अब्दुल माजिद नाम का एक व्यक्ति मिला था जो वो भारतीय व्यापारी था, और अब्दुल माजिद ने ही उसे भारत तक, मेडागास्कर से भारत तक लाने का काम किया। हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से समझिए। हमने कहा कि हेनरी नामक नाविक ने सबसे पहले अफ्रीकी तट की मैप को तैयार किया, और बार्थोलोम्यू डियाज उस मैप का पालन करते हुए, उस मैप का फॉलो करते हुए, है ना, कहां पहुंच गया, तो भाई वो धीरे 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 ये अफ्रीकी तट, अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और कैप ऑफ गुड होप की खोज की। इसी मार्ग को फॉलो करते हुए वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गए। मार्ग में अब्दुल माजिद मिला, और जब ये भारत पहुंचा, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये भाई साहब वास्को डिगामा है, तो इस कालीकट पर, है ना, कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और जब ये कालीकट नामक बंदरगाह पहुंचा तो यहां पर एक स्थानीय राजा जिसकी उपाधि जमोरिन थी, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। देख रहे हैं यहां पर पूरा डिटेल दिख रहा होगा, भाई साहब कर रहे हैं, स्वागत है आपका भारत में। तो जमोरिन ने वास्को डिगामा को स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद वास्को डिगामा ने भारत से कुछ चीजों को ले जाने के लिए राजा से अनुमति मांगा, बोला एकदम आप ले जा सकते हैं। तो कहा जाता है कि यहां से काले मिर्च, गरम मसाले वगैरह लेकर के जब गए भारत से, तो बड़ा मजेदार बात है कि वापस जब ये भारत से गया, कालीकट से वापस गया इस मार्ग से होते हुए पुनः, और पुर्तगाल पहुंचा, तो पुर्तगाल में भारत से ले गए चीजों को बेचा तो उन्हें लगभग 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। अब देखिए बड़ा मजेदार बात है, भारत से जो सामान लेकर के गया, मार्ग में जितने भी उसे खर्च पड़े, उन सारे खर्चों को निकाल करके उन्हें 60 गुना सिर्फ और सिर्फ लाभ हुआ। लोगों का इच्छा जग गया, और अब ये लोग पुनः भारत आना चाहेंगे। एक व्यक्ति और है, ध्यान रखिएगा, स्पेन। तो स्पेन के शासक ने बोला कि पुर्तगाली लोग नए नए मार्ग खोज रहे हैं, अरे तुम लोग भी जाओ, कुछ करो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो स्पेन ने एक नाविक को हायर किया, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली के रहने वाले थे,
और स्पेन के सरकार ने उसे हायर किया था और उसे भारत भेज दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस साहब 1492 ईस्वी में अमेरिका की तट पर पहुंच गया। देखिए यहां पर पहुंच गया क्रिस्टोफर कोलंबस। जब ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो इन्होंने कहां जाना था, इसको इंडिया जाना था। तो जब इन्होंने अमेरिका की तट पर पहुंचा तो देखा अरे ये लोग तो गेहुए कलर के हैं, और उसे देख करके इसे लगा कि अब हम इंडिया पहुंच गए हैं। तो उन लोगों को इन्होंने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला, और भारत के खोज करने के लिए ये जब निकला तो भाई साहब भारत ना पहुंच करके अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका के वासियों को देख करके इन्होंने क्या कहा? उसे रेड इंडियन कहा। ध्यान रखिएगा कि कोलंबस के नाम पर अमेरिका को अमेरिका नहीं पड़ा। पुनः एक व्यक्ति है अमेरिकी वेशभूषी। जब अमेरिकी वेशभूषी पहुंचे अमेरिका तो उसी के नाम पर नामकरण कर दिया गया अमेरिका। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए। अब एक बात और जान लीजिए। एक बात और क्या जानना है? तो मैगलन साहब हुए, मैगलन साहब ने निकले भारत की खोज करने के लिए। तो मैगलन साहब जब निकले तो इस मार्ग से होते हुए वो रास्ता भटक गए। क्या किए? रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकते हुए मैगलन साहब ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया में पहुंचे, और ये प्रशांत महासागर। कहां पहुंचे? प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर से निकले और ये मार्ग को भटक गए, और मार्ग को भटकते हुए ये पहुंच गए प्रशांत महासागर। हालांकि मैगलन साहब जब इस समुद्र में पहुंचे तो ये बड़ा शांत तरीके से दिख रहा था। ज्यादा गहराई है, दुनिया का सबसे ज्यादा गहराई वाला सागर प्रशांत महासागर है। तो जो चीज गहरा होता है वो शांत होता है। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो लोग चुप होते हैं, ज्यादा औड़ी बड़ी बात नहीं बोलते। तो मैगलन साहब जब वो भारत की खोज करने के लिए निकले, और निकलते हुए वो धीरे धीरे यहां पहुंचे, और यहां पहुंचने के बाद मैगलन साहब ने इस जब समुद्र को देखा तो बोला वाह यार कितना शांत है, और उन्हीं के कहने पर इनका नामकरण किया गया, जिसको प्रशांत महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। मैगलन साहब कौन? मैगलन है ना। मैगलन साहब ने पूरी दुनिया को चक्कर लगाया सामुद्रिक मार्ग से होते हुए, और उन्होंने विश्व मैप तैयार कर दिया। तो ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने इस विश्व का मैप बनाया। ठीक है, क्या क्या? मैगलन साहब ने पूरी दुनिया को चक्कर लगाया समुद्री मार्ग से होते हुए, और इन्होंने एक मैप तैयार किया, पूरे वर्ल्ड का मैप तैयार किया। तो हो सके आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम मैप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन साहब। चलिए, तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार मैं फिर से बता दूं। पहला था कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी। ये नाविक है, और ये अफ्रीकी तट के होते हुए मार्गों को पता लगाया, और फिर बेचारा यहां से ये वापस चला गया, इसके आगे नहीं बढ़ा, और उसकी एक मैप तैयार कर लिया। दूसरा, बार्थोलोम्यू डियाज उसी मार्ग को फॉलो करते हुए ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, और इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी। कब? तो भाई 1487 ईस्वी में ये पहुंचा, और 88 में फिर यहां से वापस लौट गया। इससे आगे ये नहीं बढ़ा। क्या हुआ? वापस लौट गया, है ना। इसके बाद बार्थोलोम्यू का जो मार्ग था उसी का फॉलो करते हुए वास्को डिगामा साहब क्या किए? भारत कालीकट पहुंच गए, है ना। मेडागास्कर के आसपास भारतीय व्यापारी अब्दुल माजिद मिले, और उसके बाद उसकी सहायता से ये भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद जमोरिन नामक शासक ने इसे स्वागत किया,
वहां के स्थानीय शासक उपाधि थी इसकी। और इसके बाद यहां से जो सामान ले जाने का आदेश मांगा, वो आदेश दिया गया और उसे यूरोप में बेच करके ले जा। यूरोप में जब बेचा तो 60 गुना फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 60 गुना फायदा हुआ। अब लोगों का चस्का लग गया। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली लोग जो है आना शुरू हो गए। अब हम लोग यहां तक तो समझ गए। इसके बाद वास्को डिगामा के बाद, उससे पहले ही क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन सरकार ने भेजा था उसे भारत की पता लगाने। वो अमेरिका पहुंच गया। एक कोलंबस साहब बोला, ये देख रेड इंडियन, ये देख रेड इंडियन, ये बता रहा है। और उन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया। मैगलन साहब ने समुद्री मार्ग से होते हुए पूरे दुनिया का चक्कर लगाया और उन्होंने विश्व मैप तैयार कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इस चीज को देखिए। पुर्तगाली, सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन है? पुर्तगाली। ठीक है, अब पुर्तगाली, तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग किन किन चीजों को जानेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। सबसे पहले पुर्तगाली में जो जानेंगे, इसका आने का क्रम है ना, कौन पुर्तगाली कैसे कैसे भारत आए। इसके बाद उसका कारण, पुर्तगाली के आने का कारण। इसके बाद क्या, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, अब तक पूछा गया है और पूछने की संभावना है, हम लोग उन्हीं चीजों को यहां पर चर्चा करेंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरे का पूरे आप पीएचडी कर ले, उसके ऊपर एक से एक आर्टिकल छपवा दे भाई, वैसा कुछ नहीं है ना। इसी में हम लोग जानेंगे पुर्तगाली और भारतीयों के साथ पंगा, है ना, पुर्तगाली प्लस भारतीयों के साथ पंगा। आखिर ऐसा तो नहीं था कि पुर्तगाली लोग आए तो भारत में इसे भारतीयों के साथ या यहां पर पहले से व्यापार कर रहे लोगों के साथ क्या झगड़ा नहीं हुआ होगा। आखिर अपना अस्तित्व को स्थापित करने में तो जरूर झगड़ा किए होंगे एक दूसरे के साथ। तो हम लोग जानेंगे कि वो पंगा क्या रहा है, उलझन क्या रहा है। इसके साथ साथ मुंबई की कहानी जानेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, मुंबई की कहानी जानेंगे। पुर्तगालियों का योगदान जानेंगे, है ना, योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा भारत में आने के बाद, कई बार सवाल यहां से पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन से खेती के बारे में पुर्तगालियों ने भारत में जानकारी दी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया भारत में। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और अंतिम में हम लोग पुर्तगालियों के पतन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पुर्तगालियों के पतन के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। आने का क्रम समझेंगे, कारण समझेंगे, मुंबई के कहानी समझेंगे, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया, फिर पुर्तगाली और भारतीयों के साथ किस तरह से उलझन हुआ उसको समझेंगे, योगदान क्या रहा, और पुर्तगालियों का भारत में पतन कैसे हुआ। यही 5, 7, 8 टॉपिक जो है हम लोग एक एक करके समझेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। हम लोग अभी तक तो ये जान रहे थे कि भारत में पुर्तगाली प्रवेश कैसे किए, है ना, या फिर भारत की खोज किस तरह से हुआ, सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से लोग पूर्वी जगत, पश्चिमी जगत के लोग भारत तक कैसे पहुंचे, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहा, पूरा का पूरा जो प्रपंच रचा गया था, उन सारे चीजों को हम लोगों ने विस्तार से देखा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए
करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोई भी कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल कर लें, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या क्या जानना है? आने का क्रम, कारण, मुंबई का कहानी, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, उसका योगदान, पतन, पुर्तगाली और भारतीयों के साथ किस तरह से पंगा हुआ, इन चीजों को हमें जानना है ना। एक एक करके हम लोग इन चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनकी कहानी रही है। देखिए, जब हम सबसे पहले पुर्तगालियों की आने का क्रम की बात करते हैं, किसके? पुर्तगालियों के आने के क्रम की जब हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक चीजों को हम लोग एकदम ऐसा लगेगा कि भाई पूरा मैप में दिमाग में बैठ गया। सबसे पहले ये देखिए, पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी उस समय लिस्बन हुआ करता था। कौन सा? याद है? लिस्बन हुआ करता था पुर्तगाल की राजधानी। ये पुर्तगाल से चलते हुए, है ना, पुर्तगाल से चलते हुए वास्को डिगामा कहां पहुंचा? कैप मार्ग से होते हुए, जिसका उत्माशा अंतरिक्ष नाम है, यहां नटाल पहुंचा और यहां से होते हुए ये भाई साहब 1498 ईस्वी में गोवा के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, जिसका नाम था क्या? कप्पक डाबू बंदरगाह। जो कालीकट बंदरगाह कहते हैं उसका प्राचीन नाम था कप्पक डाबू बंदरगाह। 1498 में ये पहुंचा और पहुंचने के बाद यहां से, है ना, जो जमोरिन था, जब इसकी स्वागत किया जमोरिन ने, तो फिर ये सामान लेकर के वापस लौटा और वहां पर क्या किया? बेचा तो 60 गुना लाभ हुआ। ये बात हम लोग समझे। 1500 ईस्वी में, है ना, 1500 ईस्वी में एक पुनः पुर्तगाली जहाजी बेड़ा लेकर के पेट्रो अल्बेर्स क्रेबल पुनः एक जहाजी बेड़ा लेकर के पुर्तगाल के व्यापारी है और ये भारत पहुंचता है। क्या? कहां पहुंचता है? भारत। तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली जहाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पेट्रो अल्बेर्स क्रेबल महोदय, ये वास्को डिगामा के बाद भारत आता है, आने वाला दूसरा व्यक्ति है। और फिर यहां से जब आया तो इस एरिया में स्वाभाविक है बहुत सारे अरबवासी, है ना, अरबवासी, वेनिस के लोग, तुर्की लोग और कुछ क्षेत्रीय लोग भी होंगे, स्थानीय व्यापारी भी होंगे। तो इन लोगों ने, स्वाभाविक है कि इस क्रेबल साहब का विरोध किया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो अरबवासी अपना धाक जमा चुके थे, सॉरी यहां पर, ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखिए, ये तो हमारा अफ्रीकी तट है, यहां ये भारत वाला है। तो यहां पर पहले से अरबवासी वगैरह लोग जो है ये एरिया में अपना धाक जमा रखे थे। तो स्वाभाविक है जब वो भारत पहुंचा तो उसका ये लोग विरोध करेंगे, कॉम्पिटिटर है वो। तो इसी बीच में क्रेबल साहब ने अरबवासी के व्यापारियों के साथ झगड़ा मोल लिया। जब उसके विरोध हुआ तो पुर्तगालियों को अरबवासियों को पराजित करके एक जहाज जो है वहां के शासक जमोरिन को सौंप दिया। जमोरिन खुश हो गया। क्या हुआ? जमोरिन जो है खुश हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा कि भाई साहब जब आया तो भाई आ रहा था, रास्ते में पुर्तगाली भारत पहुंच रहे थे, तो अरब के व्यापारी लोग जो है वहां पर क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने एक जहाज पकड़ के वहां के शासक को सौंपा, शासक खुश हो गया, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति अल्बेर्स क्रेबल साहब आए और इन्होंने भारत से बहुत सारे
मसाले वगैरह लेकर के गए, और देखते ही देखते ये जो लिस्बन है ना, लिस्बन बड़ा धनी देश बन गया। मतलब लिस्बन बहुत ही बड़ा धनी केंद्र बन गया पुर्तगालियों का, ठीक है। समस्त यूरोपीय व्यापारियों का ये केंद्र बन गया। अब लोग जो है लिस्बन से सामान खरीदते और विभिन्न क्षेत्रों में बेचते, क्योंकि यहां से सामान ले जाकर के पुर्तगाली लिस्बन में पहुंचाते। तो देखते ही देखते ये लिस्बन जो है पुर्तगालियों की राजधानी, ये व्यापारिक केंद्र में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम था उस समय। कौन था? मैनुअल प्रथम, मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल प्रथम बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि जिस क्षेत्र में हम अपना योगदान दे रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं। और मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण कर लिया उसमें, यूरोप में। बोला यार सबसे तो ज्यादा धनी मेरा लिस्बन हो गया है ना, लिस्बन हो गया। चलिए, पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा आया, ठीक है। वास्को डिगामा पुनः भारत आया। अब भारत में आने की सिलसिला शुरू हो गया। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डिगामा भारत आया। अब भारत में क्या हुआ कि जब आना ये शुरू किया तो भाई इसका विरोध होना शुरू हो गया। अरब वेनिस वाले लोग जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिए। किसका? पुर्तगालियों का, है ना। फिर आगे चल करके देख रहे लगातार ये जहाजी बेड़ा आ रहे भारत, पूरा ऐसे लग रहा है कि होड़ मच गया। 1503 ईस्वी में फिर से 1503 ईस्वी में अलबुकर्क जो है भारत आया। कौन आया है? 1503 ईस्वी में अलबुकर्क पुनः भारत आता है, ठीक है। 1503 ईस्वी में अलबुकर्क साहब भारत आया। और जब अलबुकर्क भारत आया तो इन्होंने पूर्वी जगत से काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से, हमने क्या कहा, अलबुकर्क साहब ने जब भारत आया 1503 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, कहा कि अलबुकर्क साहब 1503 ईस्वी में जब भारत आया तो इन्होंने भारत में पूर्वी जगत में मसालों और क्या, काली मिर्च, मसालों और काली मिर्च के व्यापारिक एकाधिकार को, है ना, व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए अलबुकर्क ने कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री डाल दिया। क्या किया? 1503 ईस्वी में अलबुकर्क साहब ने सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? पहला फैक्ट्री कोचीन में डाल दिया। और 1505 ईस्वी में, ठीक है, 1505 ईस्वी में इन्होंने कन्नानूर में, ठीक है, कहां पर? कन्नानूर में दूसरी फैक्ट्री डाल दी। अब एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री भारत में कब खोली? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री भारत में 1503 ईस्वी में खोला। कब? कहां पर खोला? कोचीन में। दूसरा कन्नानूर में खोला। ये दक्षिण भारत। ये वाला एरिया देखिए, यहां है कोचीन और कन्नानूर, ठीक है। तो ये दक्षिण वाला एरिया में पुर्तगाली जो है अपना पहला फैक्ट्री डाल देता है।
ठीक, कौन डाल रहा है? अलबुकक साहब डाल रहे हैं। ध्यान दे, ध्यान ये देना है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पोप अलेक्जेंडर चतुर्थ, नोट में लिखिएगा, पोप अलेक्जेंडर चतुर्थ। पोप अलेक्जेंडर चतुर्थ जो हुआ, इन्होंने 1453 ईस्वी में ही पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए स्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी। 1453 ईस्वी में, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, होने वाला था उसी समय के आसपास, है ना। पूर्वी जगत में इन्होंने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना की ताकि पूर्वी जगत में वो व्यापार करे। क्या नाम है? स्तादो द इंडिया, स्तादो द इंडिया, ठीक है। कब किया गया? 1453 ईस्वी में। किसने? पोप अलेक्जेंडर के द्वारा, चतुर्थ के द्वारा। कंपनी का नाम स्तादो द इंडिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग पुर्तगालियों का आने का क्रम देख लिए। सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? तो सबसे पहले वास्को डिगामा आ रहा है, उसके बाद क्रैबल साहब आ रहे हैं, उसके बाद पुनः वास्को डिगामा आ रहा है, फिर अल्बुकर्क भारत आया। तो हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना यहां पर कर दिया गया। सबसे पहले 1553 ईस्वी में कोची में खोल दिया गया, 1555 ईस्वी में कानपुर में खोल दिया गया, है ना। अब हम लोग इसका अगला जानते हैं, क्या कारण। आखिर कारण क्या है पुर्तगालियों के आने के पीछे? कारण, ठीक है। तो कारण में दो कारण बेसिकली, एक समझ लीजिए आर्थिक कारण, है ना, आर्थिक कारण, और दूसरा धार्मिक कारण, ठीक है। समझ गए? पहला आर्थिक कारण और दूसरा धार्मिक कारण। आर्थिक कारण में बेसिकली एक तो अत्यधिक धन कमाने की इच्छा, और दूसरा कारण यह था कि जो अरब, वेनिस या तुर्की लोग थे, इन लोगों का जो व्यापारिक एकाधिकार था, है ना, व्यापारिक एकाधिकार जो था, इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ठीक है, ये कारण रहा। दूसरा, धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो पहला कारण हम लोग अगर आर्थिक कारण में देखें तो एक तो भाई धन लाभ कमाना था, व्यापार करना उद्देश्य था, कारण था। और दूसरा, इस क्षेत्र में, है ना, जो भारत वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वेनिस व्यापारी लोग थे, तुर्की लोग थे, तो इस क्षेत्र में इन लोग अपना वर्चस्व जमा करके रखे थे। इस वर्चस्व को समाप्त करना था, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना था, ठीक, क्लियर। हम लोग उद्देश्य समझ गए। हमने क्या कहा? सबसे पहले आर्थिक कारण थे और दूसरा व्यापारिक कारण, धार्मिक कारण था। बातें आगे है हमारा। अब भाई कौन प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर हुए? तो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, अब इतना ही जानिएगा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पहला जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आता है, फ्रांसिसो डी अल्मेडा। कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब आया भारत में? तो ये अब 1505 ईस्वी में
पुर्तगाल सरकार ने फ्रांसिसो डी अल्मेडा को भारत में क्या करता है, गवर्नर के रूप में भारत भेजता है, और ये 1509 ईस्वी तक भारत में रहता है। इसके बाद दूसरा अल्बुकर्क महोदय, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये कब आता है, 1509 से लेकर के, है ना, और कब तक रहता है, 1515 तक। क्लियर। अल्फांसो दी अल्बुकर्क साहब पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर बन करके आते हैं, और ये 1515 तक रहते हैं। इसके बाद और कई ऐसे पुर्तगाली गवर्नर आते हैं जिनका उसका कोई खास रोल नहीं होता है ना। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा साहब 1529 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर बनकर के भारत आते हैं, 1529 में, और ये 39 तक रहते हैं, 39 तक रहते हैं, 38 तक रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर हैं जिससे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं, और संभवतः इन्हीं 3 पुर्तगाली गवर्नरों से ही एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। जैसे फ्रांसीसी डी अल्मेडा सबसे प्रथम पुर्तगाली, है ना, गवर्नर हुआ 1505 से 1509 तक। दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1500 कितना तक, 15 तक। और तीसरा नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक। यही 3 महाशय हैं जो भारत में आकर के पुर्तगाली कंपनी के वर्चस्व को स्थापित करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग इसी को पढ़ते हैं, क्या नाम है, पहला फ्रांसीसी डी अल्मेडा या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दोनों में से कोई कह सकते हैं, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कौन है हमारे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब, 1505 से लेकर के 1509 तक। अब इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, हम लोग इसी चीज को समझते हैं। कई बार सवाल पूछे गए कि सबसे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो हमारा तो यहीं पर बनता है एक सवाल, सबसे प्रथम। तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है ना, कौन है भाई साहब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा, जब इसे भारत भेजा गया, है ना, जब इसे भारत भेजा गया तो भारत में आप देखेंगे कि इस वाला एरिया में बड़ा कंपटीशन था समुद्र मार्ग में, है ना। अरबवासी, वेनिस के लोग और तुर्की स्थानीय लोग, इन लोगों का वर्चस्व था भारत के इस समुद्री इलाकों पर। व्यापारिक एकाधिकार इन लोगों को प्राप्त था। तो पुर्तगाल की सरकार ने अल्मेडा साहब को एक ही बात कह करके भेजा कि तुम जाओ और वहां पर कुछ ऐसा उपाय लगाओ, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला एरिया में व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त हो जाए। किसे भेजा गया है, अल्मेडा साहब को। क्या कह करके भेजा गया कि तुम जाओ, वहां जाकर के तुमको ऐसो आराम नहीं करना है, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे पुर्तगालियों का इस एरिया में, इस इलाका में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत पहुंचे
तो इन्होंने भारत पहुंचने के बाद एक काम किया, इन्होंने इस स्थल मार्ग के जगह इन्होंने समुद्री मार्ग में अपना वर्चस्व कायम करने का कोशिश किया और एक नीति अपनाया। क्या किया इन्होंने? एक नीति अपनाया, शांति का नीति, जिसको इतिहास में ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। ठीक है, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शांत जल की नीति किसने लाया? ब्लू वाटर पॉलिसी, BWP। ये अल्मीड़ा साहब, अल्मीड़ा साहब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इसे ही पहली बार बना करके भेजा गया। भेजने का उद्देश्य था कि तुम जाकर के इस वाले एरिया में कुछ काम करो, कुछ ऐसा उपाय लगाओ जो कि व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो सके। अब इन्होंने क्या किया कि इस एरिया में एक पॉलिसी अपनाया जिसे क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब ऐसा था क्या, दूसरा हमारा क्या हो गया? शांत जल का नीति, शांत जल का नीति। अब भाई साहब आए हैं तो इतना तो स्वाभाविक है कि जब इस एरिया में अपना वर्चस्व कायम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहां के लोगों के साथ या पहले रह रहे लोगों के साथ युद्ध तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको युद्ध नहीं करना होगा, यहां के लोग तो उसके विरोध में जाएंगे ही जाएंगे। तो इन्होंने अपने जीवन में 2 युद्ध लड़ा। एक 1508 ईस्वी में, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोटे मोटे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध किया, छोटे छोटे युद्ध था, कोई खास युद्ध नहीं था, चौल का युद्ध था, है ना। कौन सा युद्ध था? चौल का। कब किया? 1508 ईस्वी में इन्होंने एक चौल का युद्ध हुआ और इस चौल के युद्ध में इसका पुत्र जो है लॉरेंस को मारा गया। एक चौल के युद्ध में अपना पुत्र को खो दिया, है ना। क्या हुआ? इस चौल के युद्ध में अपना पुत्र लॉरेंस को खो दिया। लॉरेंस को इस युद्ध में मारा गया, अरब वासियों के साथ मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में वो मारा गया। कोई खास परिणाम इसका नहीं निकला। अगले साल इन्होंने 1509 ईस्वी में फिर से एक युद्ध किया, दीव का युद्ध। ठीक है, दीव का युद्ध। क्या किया इन्होंने? एक दीव का युद्ध किया और इस युद्ध में संयुक्त सेना को पराजित किया। संयुक्त सेना कौन? वेनिस और अरब वासी लोग। तो वेनिस और अरब वासी की सेनाओं को इन्होंने क्या किया? दीव के युद्ध में पराजित किया। और जब दीव के युद्ध में पराजित किया तो भाई इस एरिया में इसका एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार जो है मिल गया, बड़ा सफल रहा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आया। यह भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर के पहली बार आया, मतलब पुर्तगालियों का यह प्रथम गवर्नर था। और इसे भेजने का उद्देश्य था कि आप इस वाले एरिया में क्या करें, कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा अधिकार को प्राप्त करें जिससे व्यापारिक सुविधा हो। तो इन्होंने इस एरिया में एक पॉलिसी लाई जिसको शांत जल की नीति कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 2 युद्ध लड़ा, एक चौल का युद्ध और दूसरा दीव का युद्ध। चौल के युद्ध में इन्होंने अपने पुत्र को खो दिया और दीव के युद्ध में इन्होंने क्या किया? दीव के युद्ध में भाई संयुक्त सेनाओं को पराजित किया, अरब और वेनिस वासियों को पराजित किया और इस एरिया में अपना धाक स्थापित कर दिया, धाक जमा दिया। क्लियर हो गया? बस इतना ही याद रखना है। अब अगला आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, है ना। अल्फांसो
द अल्बुकर्क। अब भारत से ये चला जाता है, कार्यकाल खत्म होता है अल्मीड़ा का, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को 1509 ईस्वी में भारत भेजा जाता है। जब 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य करता है। कब तक? 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में काम करता है। अब अल्फांसो द अल्बुकर्क, भारत में इसे क्या माना जाता है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब भाई वास्तविक संस्थापक माना जाता है, हम लोग इतिहास में सदैव इस चीज को पढ़ते आए हैं। जैसे आप मुगल काल में देखें तो अकबर को मुगल काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सल्तनत काल में देखें, गुलाम डायनेस्टी में देखें तो हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश को वहां पर वास्तविक संस्थापक बताया जाता है। मतलब यह है कि ऐबक ने तो गुलाम डायनेस्टी की स्थापना किया, लेकिन उसके कार्यकाल में कुछ वैसी कार्य अधूरा रहा होगा जिस कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने किया। तो इतना तो स्पष्ट है कि जब अल्मीड़ा साहब भारत आए थे तो भारत में हमने देखा कि वो कोई कुछ खास काम नहीं करके गया, बस अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया पर वो थोड़ा बहुत अधिकार जमा करके गए। लेकिन जब अल्बुकर्क भारत आया तो इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। पुर्तगालियों को बसने के लिए भारत में झंडी गाड़ दिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कोचीन को राजधानी बना दिया। क्या किया? कोचीन को राजधानी घोषित कर दिया। अल्बुकर्क साहब जब भारत आए तो एक व्यवस्थित राजधानी की स्थापना किया, जो प्रत्येक शासकों के लिए एक चुनौती का काम होता है। तो पुर्तगालियों का राजधानी सबसे पहले कोचीन में स्थापित किया। किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क महोदय ने। ठीक, एक चीज समझ गए। दूसरी बात, भारत में इन्होंने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया? पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए, पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए, बढ़ाने के लिए, पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए ये भाई साहब भारतीय महिलाओं को पुर्तगालियों के साथ विवाह करने के लिए, है ना, विवाह करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया। ये सवाल कई बार बनाए गए हैं क्वेश्चन। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जब भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया, अल्बुकर्क महोदय तो पहले भी आ चुके थे, उस समय एक व्यापारी के रूप में आए थे। 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी बस्ती खोल दी थी, है ना। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की फैक्ट्री लगा दी थी, 1503 में ही खोल दिया था। उस समय ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नहीं भारत आया था। 5 में कन्नानूर में स्थापित किया था। खैर, तो जब अल्बुकर्क भारत आया तो अल्बुकर्क भारत आने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया?
एक अपनी राजधानी बसाया। कहां पर? कोचीन में। दूसरा दूसरा इन्होंने अनुभव किया कि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि कैसे हो। पुर्तगाली लोग यूरोप से भारत लाने में, पुर्तगालियों को पूरे फैमिली के साथ आने में बड़ा खर्चा होता है और बड़ा तकलीफ भी होता है। तो उन्होंने यहां पर एक उपाय अपनाया। भाई साहब ने क्या किया कि यहां के भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और भारतीय महिलाएं भी कई पुर्तगालियों के साथ विवाह करना शुरू कर दिए। तो इन्होंने भारत में क्या किया? स्थायी बस्ती बसाना शुरू कर दिया। कई बार सवाल यहां से भी आए हैं कि भारत में कौन था जिन्होंने वैवाहिक संबंध पर, कौन पुर्तगाली था जिन्होंने वैवाहिक संबंध पर भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती का बसाना शुरू किया या निर्माण किया? तो अल्बुकर्क महोदय हो गए। अच्छा, अब शासक तो है, तो इन्होंने और कोई काम किया क्या? हां, इन्होंने और काम किया। इन्होंने उस समय पूर्वी जगत के 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, है ना, 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देखिए क्या किया इन भाई साहब ने? पूर्वी जगत में 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों पर अपना अधिकार जमाया। वो कौन कौन सा है? एक है गोवा, दूसरा है क्या? पहला है गोवा, दूसरा है मलाक्का और तीसरा हॉर्मुज। ठीक, चलिए इसको देखिए। ये भाई साहब क्या किए कि जब भारत में आए तो इन्होंने, अल्बुकर्क महोदय ने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या, 1510 ईस्वी में, है ना, कितना में? 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। कितना में जीता? 1510 ईस्वी में। बहुत फेमस है, कई बार सवाल पूछे कि गोवा को किसने जीता। इन्होंने गोवा को जीता, लेकिन गोवा को राजधानी नहीं बनाया, ये तो अपना राजधानी कोचीन में बनाया। आगे चल करके पुर्तगालियों का राजधानी गोवा बनता है ना। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क महोदय ने गोवा को जीत लिया। इसके बाद ये मलाक्का, ठीक है, ये वाला एरिया, ये मलाक्का है। अल्बुकर्क साहब ने 1511 ईस्वी में मलाक्का पर अधिकार कर लिया। कितना में? 1500, मलाक्का 1511 ईस्वी में। बहुत ही फेमस था, मसालों का द्वीप, सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र। और तीसरा, जाते जाते इन्होंने 1515 में हॉर्मुज द्वीप पर, है ना, अधिकार कर लिया। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहला कि ये भाई गोवा पर अधिकार कर लिया, दूसरा हॉर्मुज की वाला पर अधिकार कर लिया, तीसरा मलाक्का पर अधिकार कर लिया। ऐसा ही इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक नहीं समझा जाता है ना। ये वाला एरिया पर अधिकार हो गया, ये वाला इलाका इसके अंडर में आ गया, ये वाला इलाका इसके अंडर में आ गया, ये पूरा का पूरा। और ये तीनों को याद रखिएगा कि अल्बुकर्क महोदय ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया, 1515 में हॉर्मुज को जीता और 1511 ईस्वी में मलाक्का को अपने अधीन में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो पहला हमने कहा कि भाई यूरोप इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने कोची को अपना राजधानी बनाया, पुर्तगाली बस्ती बसाया, उसके लिए भारतीय महिलाओं को पुर्तगालियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इन्होंने पूर्वी जगत में 3 महान क्षेत्रों को 1510 में गोवा को, 1511 ईस्वी में मलक्का को और 1515 ईस्वी में हॉर्मुज को जीत लिया। क्या किया? इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, इन क्षेत्रों पर क्या किया इन्होंने? अधिकार जमा लिए, ये 3 क्षेत्र को। अब और इन्होंने क्या क्या काम किया? तो अल्बुकर्क महोदय ऐसा हुआ, जब ये भारतीय महिलाओं से विवाह करने लगा, पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो अल्बुकर्क साहब ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाया, है ना। सती प्रथा पर क्या क्या इन्होंने? रोक लगाया। ठीक है, रोक लगाने की कोशिश किया। भाई सती प्रथा को देख करके जो पुर्तगाली बस्ती थी, जहां पर जिस एरिया में था, वहां पर इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी महिलाएं अब सती प्रथा नहीं अपना सकती। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इन्होंने मुस्लिमों को बहुत तंग किया, मुसलमानों को बहुत तंग किया, है ना। अल्बुकर्क महोदय ने जबरन लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया, जबरदस्ती ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। मतलब जबरदस्ती जिस एरिया में पुर्तगाली बस्ती बसा रहा था, वहां पर लोगों को बड़ा तेजी से क्या कर रहा था? ईसाई धर्म में तब्दील करवा रहा था। ठीक, चलिए अब एक और बात समझिए। जब गोवा, मलक्का और हॉर्मुज पर अधिकार हो गया, मतलब तीनों महासागरों पर सुपर शक्ति पुर्तगाल हो गए, तो इन्होंने एक पद्धति को अपनाया जिसको कार्टेज आर्मार्ड काफिला सिस्टम कहते हैं। कार्टेज आर्म काफिला व्यवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं? जब तीनों एरिया पर इसका अधिकार हो गया, गोवा, मलक्का और हॉर्मुज, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पद्धति लागू किया, है ना। अब भाई साहब ने क्या किया कि एक कार्टेज आर्म काफिला व्यवस्था लागू कर दिया। कहां पर? इस वाले एरिया में। ठीक, और ये कार्टेज आर्म काफिला व्यवस्था क्या था? सबसे पहले इसी को समझिए। कार्टेज ये परमिशन था, परमिट पत्र था। ठीक, आर्म हथियार, है ना। आर्म क्या हो गया? हथियार हो गया। और काफिला, काफिला ये भाई साहब, काफिला जो था ये व्यापारिक जहाज हुआ करता था, बड़ा बड़ा, है ना। तो व्यापारिक जहाज इसको मानते हैं, बड़ा बड़ा जहाज होता था। आखिर इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था, है ना। तो पुर्तगाली लोग जब इस इलाके में, इस एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया, तो अब यहां से किसी भी व्यापारी को पुर्तगालियों के अनुमति के बिना व्यापार करना परमिशन नहीं था, अधिकार नहीं था। अगर आप इस इलाके में व्यापार करते हैं, तो इस इलाके में व्यापार करने के लिए आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा। क्या करना होगा? पुर्तगालियों से आपको इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए परमिशन लेना होगा, जिसको कार्टेज आर्म काफिला सिस्टम कहते हैं। इस नियम को आपको पालन करना होगा। कहा जाता है कि अकबर ने भी इस नियम को पालन किया था।
परमिट में आपको शुल्क देना होता था, ऐसे नहीं था, फ्री में आप नहीं कर सकते हैं व्यापार। जो कभी अरब, वेनिस, तुर्क के लोगों का इस क्षेत्र में अधिकार था, अल्बुकर्क साहब ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और लोगों से शुल्क लेना शुरू कर दिया। क्या किया? शुल्क लेना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ नियम थे। नियम ये थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें नियम ये थे कि आप व्यापार तो कर सकते हैं इस वाला एरिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कार्टेज आर्म काफिला सिस्टम का फॉलो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें नियम था कि काली मिर्च और गोला बारूद बंदूक नहीं ले जा सकते हैं। काली मिर्च, गोला बारूद, बंदूक, ये सारे चीज जो है आप नहीं ले जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब अल्बुकर्क महोदय ने कार्टेज आर्म काफिला सिस्टम लागू कर दिया, इस वाला अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो इसमें अब जो भी व्यापारी यहां से व्यापार करे, अपना जहाज ले जाए भाई, तो उन लोगों को इस परमिट, इस व्यवस्था को फॉलो करना होता था। अब इसमें था क्या कि आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन गोला बारूद और बंदूक को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, शुल्क क्यों लिया जा रहा था? तो जब व्यापारी लोग यहां से, जैसे अरब वासी व्यापार कर रहे हैं, ठीक, पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, स्पेन वासी व्यापार कर रहे हैं, स्पेन इंग्लैंड वाले व्यापार कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है पुर्तगालियों का जहाज चलता था, जिसको काफिला कहा गया है ना। और अगर ये कहीं गड़बड़ करने की कोशिश किया तो भाई ये पूरे के पूरे काफिला सिस्टम जो है इसको दबोच लेंगे। और साथ ही साथ उसको इस क्षेत्र में गोला बारूद हथियार ले जाने का परमिशन नहीं था, तो युद्ध कैसे करेगा? बाकी व्यापार करिए। तो इस सिस्टम को फॉलो करना होता था, ठीक है। तो हमने क्या क्या कहा? हमने कहा कि भाई जो अल्बुकर्क साहब आए भारत में, तो इन्होंने भारत में इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बताया गया। क्यों बताया गया? हम लोग पूरे डिटेल जान गए। इन्होंने कोची को अपना राजधानी बना दिया और पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए, बस्ती बसाने के लिए इन्होंने भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि पुर्तगालियों से विवाह करें। अब जब विवाह किया तो इसको लगा कि भारत में एक बड़ा क्रूर प्रथा है, सती प्रथा, तो इन्होंने सती प्रथा को रोक लगाने की कोशिश की, है ना। साथ ही साथ इन्होंने 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थल को जीत लिया। गोवा को 1510 में, मलक्का को 1511 में और हॉर्मुज को 1515 में। और साथ ही साथ इन्होंने एक व्यवस्था लाया, कार्टेज आर्म काफिला सिस्टम या व्यवस्था। इसके माध्यम से अब इस एरिया में जो भी लोग व्यापार करेंगे उसको इस व्यवस्था का पालन करना। क्लियर? चलिए अगला महत्वपूर्ण अब अगला पुर्तगाली गवर्नर हमारा कौन है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, है ना। नीनो डी कुन्हा कब आता है? 1529 में बन करके आता है। ये 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर के रूप में काम करता है, ठीक। अब देखिए, अल्बुकर्क के काल में कोचीन जो था इसकी राजधानी थी। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था, लेकिन राजधानी बनाया नहीं बनाया। जब नीनो डी कुन्हा आया तो इन्होंने सबसे पहले यही उपाय लगाया कि कोचीन से राजधानी हटा करके गोवा ले जाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? गोवा को राजधानी बना दिया, ठीक है। नीनो डी कुन्हा साहब ने सबसे पहले क्या किया? गोवा को राजधानी बना दिया। और दूसरी बात कि बहादुर शाह, ठीक है,
बहादुर शाह से इन्होंने बसिन वाला क्षेत्र को छीन लिया। आपको बता दें, कहा जाता है कि नीनो डी कुन्हा के साथ में बहादुर शाह के बीच में, दोनों के बीच में हाथापाई हुआ और बहादुर शाह गिर गए, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि बहादुर शाह को नीनो डी कुन्हा ने समुद्र में उठा करके फेंक दिया। जब कोची के बेसिन का क्षेत्र की बात हुआ कि बेसिन वापस दे दिया जाए बहादुर शाह को, और इस बात पर बकझक हुई और नीनो डी कुन्हा ने उठा करके उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो नीनो डी कुन्हा था और बहादुर शाह था, जब बेसिन के क्षेत्र को लेकर के इन लोगों के बीच में समुद्र में बुलाया गया, बात हो रहा था, आया और कुछ बकझक हुआ और इसमें ये हाथापाई में बेचारा गिर गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बस इसका बेसिकली यही दो चीज है कि इन्होंने बेसिन को फिर से अपने अधिकार में ले लिया, और दूसरा बात था कि गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अब हम लोग इसी में अगला बात को देखते हैं, भारतीयों के साथ पंगा। तो भारतीयों के साथ पंगा पुर्तगाली गवर्नरों को कैसे करना पड़ा, कैसे इसको उलझा, ये भारतीय और पुर्तगाली गवर्नरों के साथ कैसे पंगा हुआ, एक दूसरे के साथ कैसे झगड़ा हुआ, विरोध एक दूसरे के कैसे खिलाफ हुए, इस चीज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, है ना, बीजापुर के शासक, क्या नाम है, ये आदिल शाही शासक है। आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। क्या किया गया, गोवा को छीन लिया। तो हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि 1510 ईस्वी में अलबुकर्क साहब ने क्या किया था, गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था। दूसरी बात, 1632 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा और शाहजहां के बीच में थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई थी, है ना। तो शाहजहां और नीनो डी कुन्हा के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, वो उतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक 1739 ईस्वी में, है ना, 1739 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजीराव प्रथम के समय में मराठा सरदार, ठीक है, चीनाजी अप्पा, बाजीराव प्रथम के समय में, कौन है, चीनाजी अप्पा, ठीक है। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के समय में चीनाजी अप्पा के साथ पुर्तगालियों का खतरनाक झगड़ा हुआ। पुर्तगाली लोग और चीनाजी अप्पा के साथ मुठभेड़ हुआ, और इसमें चीनाजी अप्पा ने पुर्तगालियों से बसिन और सालसेट को छीन लिया। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के हाथ से बसिन और सालसेट वाला जो एरिया था वो निकल गया। बसिन और सालसेट का क्षेत्र जो है वो छीन लिया, किससे, पुर्तगालियों से। किसने छीना, चीनाजी अप्पा ने युद्ध किया बाजीराव के समय में, बाजीराव प्रथम के समय में, और उसको छीन लिया था। ठीक, अब हम लोग मुंबई की कहानी जानते हैं भाई। चलिए, मुंबई की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई की कहानी एक ही झटके में याद भी हो जाएगा। सबसे पहले मुंबई जो था वो किसका था, मुंबई पुर्तगालियों का था। मुंबई का पर अधिकार किसका हो गया था, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। ठीक है, ये वाला एरिया में मुंबई पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। लेकिन 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। एक पुर्तगाली राजकुमारी है जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ, और मुंबई उसको दहेज में मिल गया। कब, 1661 ईस्वी में। ये देखिए, ये दोनों विवाह कर लिए, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते होंगे भाई,
अब विवाह कर लिया और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिल गया? मुंबई मिल गया। 1668 ईस्वी में, है ना, कुछ दिन तक दहेजी वाला क्षेत्र में अपना घर बसाया रहा, लेकिन इसे लगा कि मुंबई को भाड़ा पर लगा दे, रेंट पर लगाने की प्रथा तो बड़ा पहले से चली आ रही है। तो 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के किराए पर, है ना, मात्र 10 पाउंड, ठीक है, मात्र 10 पाउंड लेकर के ये कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि जाओ मुंबई वाला इलाका आप ले लीजिए, आप यहां पर व्यापार कीजिए, बस मुझे प्रत्येक वर्ष 10 पाउंड दीजिएगा। कितना में? 1668 ईस्वी में, ठीक है। तो कितना चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 ईस्वी में 10 पाउंड किराए लेकर के कंपनी सरकार को मुंबई सौंप दिया। और 1687 ईस्वी में, ठीक है, 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या मुंबई को अपना व्यापारिक का प्रमुख केंद्र बना दिया, प्रमुख केंद्र बना दिया, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। मुंबई की कहानी यही से पूछता सवाल कैसे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को प्रमुख केंद्र कब घोषित किया? 1687 में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला मुंबई? भाई चार्ल्स द्वितीय ने उसे भाड़े पर दे दिया था। कितना पैसा लेकर के? मात्र 10 पाउंड रुपया लेकर के उसे दे दिया। और फिर फाइनली 1687 ईस्वी में मुंबई को प्रमुख केंद्र बनाया। ब्रिटिश कंपनी का 3 प्रमुख केंद्र, कहां कहां? बंगाल, मद्रास और मुंबई। जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ये डिटेल देखेंगे कि कैसे वो मद्रास भी अपना धाक जमाता है, कैसे अन्य यूरोपीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ देता है, बंगाल में कैसे वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है, और मुंबई में फिर कैसे वर्चस्व स्थापित करता है। फाइनली आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर एकाधिकार स्थापित करके भारत को अपने अधीन में कर लेता है, ठीक। तो मुंबई की कहानी हो गया कि मुंबई की कहानी क्या रहा। अब हम लोग देखें पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा, भारत में इसकी क्या देन रही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। भारत में पुर्तगालियों का योगदान या पुर्तगालियों का देन, जो कहिए, भारत में पुर्तगालियों का देन। अब भारत में पुर्तगालियों का क्या देन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो देखिए कई बार सवाल यहीं से पूछ दिया गया, सीधा सीधा, इधर उधर भी नहीं। सबसे पहले इन्होंने 1557 में गोवा में, है ना, पुर्तगालियों ने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। ये सवाल अगर 7th to 10th जेपीएससी हुआ उसमें भी पूछा, प्री वाला में, है ना, प्री में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा है भारत में। एक तो हम लोगों ने देख लिया, अब ऐसा नहीं कि ये पूछ दिया तो फिर पूछेगा क्या, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो 1557 ईस्वी में गोवा में इन्होंने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पहला, भारत में जहाज निर्माण का कार्य जो शुरू हुआ वो पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया। तो क्या हुआ? भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत, ठीक है। भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। इसके अलावे फसल से पूछा जाता है, तो फसल याद रखिएगा। इन्होंने भारत में कई फसलों की जानकारी दी। अब वो फसल कौन कौन से है? तो सबसे पहले लिखिए मक्का, काजू, ठीक है, मक्का,
काजू, संतरा, पपीता, संतरा, पपीता, तंबाकू, आलू, अनानास। तंबाकू पुर्तगालियों का ही देन है भारत में। अनानास, अनानास पुर्तगालियों का देन है ना। लीची, लाल मिर्च, लीची, लाल मिर्च, लाल मिर्च भारत में नहीं होता था तो भाई जो भारत में मिर्च होता है और फिर पकता है वो तो लाल ही हो जाता है। नहीं, एक लाल मिर्च वो जो अचार बनाया जाता है तो वो वाला लाल मिर्च जो है पुर्तगालियों का ही देन था। ठीक है, देखिए हो सकता है इतनी बात आपके दिमाग में ना रहे कि मक्का, काजू, संतरा, पपीता, अनानास, लीची, लाल मिर्च ये सारे फसल पुर्तगालियों का देन था। तो आप एक अच्छा शब्द है जिसको याद रख लीजिए, मलाई कोफ्ता या एम कोफ्ता। ठीक है, एम कोफ्ता, एम कोफ्ता, COPTA। तो अब इससे हम लोग कैसे शब्दों को फाइंड आउट करेंगे? तो एम से मकई, मकई भारत में नहीं होता था, इससे पहले पुर्तगाल वाले ने ही भारत में इसकी पहचान करवाई। ठीक है, मकई, एम से मकई, के से काजू। ठीक है, के से काजू, ओ से ऑरेंज, ओ से क्या हो जाएगा ऑरेंज, संतरा। ठीक है, ओ से ऑरेंज, पी से पपाया या पपीता, पी से पपीता, ती से तंबाकू, क्या हो जाएगा तंबाकू, और ये से आलू। है ना, पी से पपाया, टी से तंबाकू। तो एम कोफ्ता याद रखिएगा और यही से आपको सवाल पूछेगा। आपको बता दे कि लाल मिर्च ऑप्शन में जरूर रहेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, हम लोग कभी कभी ऑप्शन को कैसे पहचान पाए या कोई चीज ऐसा जिसको नहीं जानते हैं। तो भारत में गन्ने की खेती होती थी, भारत में कपास की खेती होती थी, है ना, भारत में गन्ने की खेती होती थी, भारत में कपास की खेती होती थी। तो आपको ऑप्शन में गन्ना और कपास जरूर मिला देगा, गन्ना और कपास जो है वो जरूर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जब भी ऑप्शन अगर बनाएगा एग्जाम में तो इसी तरह का कुछ बना देगा, किसी में गन्ना कर देगा, किसी में कपास कर देगा, किसी में गन्ना कपास दोनों कर देगा, है ना, और फिर एक में इन सारे फसलों में से एक अलग कर देगा और बताएगा, बताइए कि कौन सा फसल पुर्तगालियों की देन है या पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। चलिए, तो हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले 1757 में इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में छापे खाने का भाई लाने का काम पुर्तगालियों ने ही किया, प्रिंटिंग प्रेस का काम यही ने किया, गुटेनबर्ग के द्वारा वो उस समय में लाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत। तीसरी बात, कई फसलों की इन्होंने जानकारी दी जिसमें एम कोफ्ता याद रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि एम कोफ्ता के माध्यम से आप पकड़ लेंगे। अन्यथा आप ये दो ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा कि गन्ना और कपास कहीं कहीं दिया है क्या। गन्ना और कपास भारत में होती थी, हड़प्पा सभ्यता में सीडन्स नाम था, कपास को सीडन्स के नाम से जानते थे। और गन्ना की खेती का उल्लेख किसने किया भाई, तो इंडिका में किया, मेगास्थनीज मौर्य काल में भी इसकी पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिना मधुमक्खी के शहद निकाल लिए जाते हैं, तो वो शहद किसके बारे में, रावा गुड़ जेगरी के बारे में बात कर रहे थे जो गन्ना से बनाया जाता था। अच्छा, और क्या क्या है, तो और क्या क्या है इसमें। 1538 ईस्वी में गोवा में बिशप की नियुक्ति हुई, है ना, 1538 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, गोवा में बिशप की नियुक्ति किया, बिशप की नियुक्ति किया। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे कि गोवा में बिशप की नियुक्ति कब किया। फिर 1557 में इन्होंने आते आते आर्क बिशप की स्थापना कर दी। 1557 ईस्वी में आर्क बिशप की स्थापना कर दिया। ठीक, आर्क बिशप की स्थापना किया। 1542 ईस्वी में भारत में
मतलब 1542 के आते आते भारत में संत जेवियर के नेतृत्व में चर्च की स्थापना हुई। ठीक, संत जेवियर के नेतृत्व में क्या हुआ भाई? तो संत जेवियर के नेतृत्व में भारत में चर्च की स्थापना की गई। बस ये याद रख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट है। संत जेवियर 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन फ्रांसिसो अल्फांसो डिसोज के साथ भारत आया और 1560 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना। ठीक है, क्या क्या इन्होंने? ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया 1560 ईस्वी में। और भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत इन्होंने ही किया। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किया। ठीक है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किया। चलिए अब भाई पुर्तगालियों का पतन देख लेते हैं हम लोग कि इसका पतन कैसे हुआ। तो पतन के कारण क्या क्या रहे होंगे? सबसे पहले कि इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई। ठीक है, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। बता दें आपको, हमने कहा था कि इन्होंने मुसलमानों को जबरन ईसाई धर्म में तब्दील करा रहा था। जिस एरिया में था लोगों को जबरदस्ती, है ना, ईसाई में परिवर्तित करवा रहे थे ये लोग। तो लोग जो है इसके प्रति भाई षड्यंत्र रचने के लिए विद्रोह होने लगा। ठीक है, दूसरा बात, व्यापार के साथ ही इन्होंने लूट मार की नीति अपनाया रखा। तो व्यापार में हम लोग कह दें, व्यापार में लूट मार को बढ़ावा दिया, है ना। और लूट मार को बढ़ावा दिया, देखे कि पुर्तगाली जिस क्षेत्र में बसता था उस क्षेत्र में लूट मार ज्यादा करते। जैसे हुगली में पुर्तगालियों का वर्चस्व था। तो हम लोग मुगल काल जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान भी देखे थे कि शाहजहां जब क्रोधित हुआ था तो पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था, चर्च तोड़वा दिया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि शाहजहां ने जबरन पुर्तगालियों को पकड़ करके दिल्ली ले गया और वहां पर इस्लाम धर्म में कबूल करवाया, बोला इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। बड़ा निर्दयी था। तो कहीं ना कहीं ये लोग जब लूटमार को बढ़ावा दिया तो भारतीय शासकों ने इसके विरुद्ध खड़े हो गए। भारतीय शासकों ने इसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके साथ पुर्तगाली गवर्नरों पर पुर्तगाल के शासकों का, है ना, पुर्तगाल शासक का नियंत्रण ज्यादा था। ये लोग अपना मन से कोई काम नहीं करते थे भाई। पुर्तगाल के शासक का नियंत्रण बहुत ज्यादा था पुर्तगाली गवर्नर के ऊपर। तो वो कुछ भी काम करने से पहले वहां पूछ लेते थे। पुर्तगाल के शासक के अनुसार ही ये लोग काम करते थे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे परिणाम क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा में ये लोग जो है, ये लोग पीछे रह गए। ठीक है, ब्रिटेन आगे आ गया, फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग जो है पीछे रह गए थे। क्लियर? तो ये मुख्य कारण था। मान लेते हैं कि धार्मिक असहिष्णुता की इन्होंने नीति अपनाई, परिणामतः इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लूट मार बढ़ावा आ गया। पुर्तगाली गवर्नर जो थे, है ना, इसके ऊपर पुर्तगाल शासकों का नियंत्रण ज्यादा था। वो लोग कोई फ्री होकर के काम नहीं कर पाते थे, जिसके चलते प्रतिस्पर्धा में ये लोग जो है पीछे रह गए। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं क्या पुर्तगाली भारत से गए कब।
तो पुर्तगाली फाइनली सबसे लास्ट में गए हैं, कितना में, 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो एक सवाल यहां से रहता है कि पुर्तगाली कंपनी के आने और जाने का क्रम क्या है। देखिए, ये चीज को समझ लीजिए और फिर हम लोग इसके बाद पुर्तगाली कंपनी का जो पूरा का पूरा कहानी था वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, ये आने का क्रम एकदम कई बार सवाल पूछा है कि भारत में विदेशी कंपनियों के आने का जो क्रम है उसको बताएं या उसको सजाएं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर डेनिश आया और फ्रांसीसी आए। तो PDEDF ये याद रहेगा, ये आने का क्रम है। लेकिन कभी कभी जाने का क्रम पूछ देता है, तो जाने के क्रम में आप ध्यान रखिएगा कि यहां से उठाइए और पुर्तगाली को सबसे लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, पुर्तगाली को लास्ट में कर दीजिए और डेनिश को सबसे पहले भारत से भेज दीजिए। ये जाने का क्रम लिख लीजिए, जाने का क्रम। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का तो डेनिश सबसे पहले जा रहा है, उसके बाद सबसे लास्ट में पुर्तगाली जा रहा है। डेनिश के बाद डच गया, ठीक है, कौन गया, डच। उसके बाद इंग्लैंड गया, मतलब ब्रिटिश कंपनी गया। उसके बाद आप देखेंगे फ्रांसीसी गए, कौन गए हैं, फ्रांसीसी। देखिए, एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। सबसे पहले डेनिश और डच गए, ये दो चीज जब याद हो जाएगा तो ब्रिटिश कब गया भारत से ये पता है। कब गया है, 1947 में भारत छोड़ करके गए। 7 साल इसमें जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है, 7 साल, तो 1954 हो जाएगा। 1954 में फ्रांसीसी भारत चले गए, भारत से। फिर इसमें 7 साल आप और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 साल फिर जोड़ते हैं तो 1961 हो जाता है। और 1961 में भारत से पुर्तगाल चले गए। ठीक, क्या करना है आपको, 7 साल जोड़ना है। तो आपको जाने का क्रम सजाने के लिए पूछेगा और आने के लिए भी आपसे ये सवाल पूछेगा कि आने का क्रम क्या है। तो आने का क्रम तो ठीक है, याद रह जाता है कि पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। जाने का क्रम में थोड़ा सा लोग ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो भारत से ब्रिटिश जाने वाले कब है, 1947 में, और उसके बाद उसमें 7 साल जोड़ते चले जाइए। 7 साल जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। 1954 में यहां से फ्रांसीसी चले गए, फिर 7 साल उसमें और बढ़ा दीजिए और 7 साल बढ़ाएंगे तो 1961 में पुर्तगाल भारत से चले गए। फिर उधर डी साहब पहले चले गए, तो डी साहब पहले गए डेनिश, उसके बाद यहां पर चले गए डच साहब। ठीक है, तो ये था भारत में व्यापारिक कंपनी आने और जाने का क्रम। और हम लोगों ने पूरा आज के सेशन में देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनी जो है कैसे आए, आने का रीजन क्या रहा, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, और एक स्पेशली यूरोपीय कंपनियों में से हम लोग पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़े। बाकी बात ये सारे कंपनी के एक एक करके पढ़ेंगे, डच हो, ब्रिटिश हो, डेनिश हो और फ्रांसीसी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए, पेड कोर्स में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए पूरे जानकारी और नंबर जो है उस पर कॉल करें, कांटेक्ट करें, वहां से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। चलिए, बाय, धन्यवाद।